जय हिंद दोस्तों तालिबान लगातार डिस्कशन के अंदर है और उम्मीद करते हैं आज जुम्मे की नमाज के बाद तालिबान जो है वो अपना एक सरकार डिक्लेयर करने की जो दावा कर रहा है उसके अंदर किसी तरीके की नई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। अलग अलग ग्रुप्स को वो किस तरीके से समावेशित करता है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की जो दावा कर रहा है वो उस दावे को किस तरीके से वो सही प्रूव करने की कोशिश करता है, इसके ऊपर पूरी दुनिया की इस टाइम पर नज़र है। लेकिन मेरी नज़र इससे एक कदम हटके या यूँ कहें एक दूसरी डायरेक्शन के अंदर है और वो डायरेक्शन ये है, देखिए सरकार बन रही है वो बहुत अच्छी बात है और एक ऐसे देश के अंदर एक ऐसा ग्रुप जो डेमोक्रेसी के ही खिलाफ है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की अगर बात कही, समायोजित सरकार बनाने की बात करे तो वो काबिले तारीफ़ है, स्वागत योग्य है। लेकिन क्या वो स्वागत योग्य जो बात हम कर रहे हैं वो उतनी ही है या उससे आगे भी हमें सोचना चाहिए? तो दोस्तों इसके ऊपर एक डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि अलग अलग ग्रुप्स में से एक ग्रुप अलकायदा जो है वो असलियत में दुनिया के अंदर अभी भी जिहाद फैलाने की धमकी दे रहा है। भारत के लिए ये कितना खतरनाक है, धमकी क्या दी है, कितना भारत के लिए खतरनाक है, दुनिया के दूसरे देशों के लिए कितना खतरनाक है और अलकायदा ने यहाँ चालाकी क्या दिखाई है और उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो नया बैच है वो 13 सितंबर से शुरू हो रहा है और ये बैच जो है वो यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाला बैच शुरू हो रहा है, जिसमें अगर आप या आपके छोटे भाई बहन या बच्चे कोई भी या जानकार यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो 9, 10, 11, 12 क्लास के अंदर हैं या वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो उनको यूपीएससी के बेसिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर उन्हें यूपीएससी के बेसिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों यहाँ पर इस बैच के अंदर, इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर हम 1 घंटे की डेली क्लास लेते हैं और उसमें यूपीएससी के बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करवाने का दावा करते हैं ताकि बच्चा जब यूपीएससी के अंदर प्रॉपर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाए तो उसके बेसिक्स अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो। अब 1 घंटे के बाद उसका अब रही बात इसकी फ़ीस की, तो दोस्तों वही बहुत बेसिक अमाउंट में हम फ़ीस रख रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई फ़ीस इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि कोरोना काल में सबके हालात ख़राब हैं और हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बच्चे को अधिकार है कि वो यूपीएससी की तैयारी करे और हो सकता है हमारे इसी एफर्ट से वो बच्चा जो है आगे चल के कामयाब हो जाए। तो दोस्तों इन नंबर्स पर कॉल करें और जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ें। अब रही बात अगला कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो दोस्तों ऐसे के अंदर हमारा पॉलिटी का कंसेप्टर बैच शुरू हो चुका है और इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत जो है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है इस पूरी प्रिपरेशन में, उसको प्रिपेयर करवाया जाएगा बेसिक लेवल पर और इसकी फ़ीस भी 500 रुपीज़ पर मंथ रखी है, यानी हम बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। अब टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों और टॉपिक है तालिबान की शपथ ग्रहण के अंदर अलकायदा की जो इन्फॉर्मेशन है या अलकायदा का जो बयान आया है वो क्या है। अब समझिए इस चीज़ को, अब यहाँ मामले को अच्छे तरीके से समझिए। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का जो मामला है यहाँ पर अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान में हमें यहाँ पर आजकल 4 ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। एक ग्रुप यहाँ पर दुनिया जिसे आज के दिन एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है वो है तालिबान का। दूसरा वो जो पंजशीर के लड़ाके हैं, पंजशीर के लड़ाके हैं जिसे हम आज के दिन नॉर्दर्न अलायंस की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंसेस की बात कर रहे हैं। तीसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ISKP इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस वो दिखाई दे रहा है और चौथी तरफ एक और ग्रुप हमें आज के दिन दिखाई दे रहा है जो कि अलकायदा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हर कोई परेशान है कि किधर देखें, कैसे देखें और हर कोई अपने एक कंफर्टेबल जोन में जितना दिमाग लगा पा रहा है उसके अनुसार लगा रहा है। हम भी आज जो इस डिस्कशन को करने जा रहे हैं वो असलियत में यहाँ अलकायदा के दिए बयान के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं और यहाँ इसका पाकिस्तान से क्या लिंक है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। और भारत अभी भी
इंडिया जो है वो तालिबान को शक की नज़र से क्यों देख रहा है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इन सब चीज़ों के अंदर भारत की जो सबसे बड़ी चिंता है वो कश्मीर है, और ये कश्मीर इसकी सबसे बड़ी चिंता अभी भी क्यों बनी हुई है, इसे समझिए। अब असलियत में यहाँ पर 4 में से हम अल-कायदा और तालिबान को डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि तालिबान की तरफ से और तालिबान का जो हक्कानी नेटवर्क वाला ग्रुप है उसकी तरफ से स्पष्ट शब्दों में कहा जा चुका है कि कश्मीर जो है वो इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल मैटर है, उसके अंदर तालिबान को किसी भी तरीके का इंटरफियर करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने इंटरनल मैटर देखेगा और इंडिया अपने इंटरनल मैटर देखेगा। यानी तालिबान और तालिबान समेत जो तालिबान का एक सपोर्टिंग ग्रुप है हक्कानी नेटवर्क, उसने खुले तौर पर कश्मीर से अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन इस तालिबान की लड़ाई में, अफ़गानिस्तान के लिए तालिबान की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला ग्रुप, जिसकी वजह से ही ये वो ग्रुप जिससे ओसामा बिन लादेन जुड़ा हुआ है, ओसामा बिन लादेन जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से ओसामा बिन लादेन इसी से जुड़ा हुआ था। इसी ने अमेरिका पर अटैक किया और इसी के अटैक की वजह से जो हम 9/11 डेट याद करते हैं वो इसी वजह से थी। और इसी 9/11 की वजह से अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया और अमेरिका ने 20 साल तक लड़ाई लड़ी। उस 20 साल की लड़ाई में, लड़ाई के पीछे का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अल-कायदा था, क्योंकि अल-कायदा एक ऐसा ग्रुप है जो पूरी दुनिया के अंदर, असलियत में ये अल-कायदा ही है जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की रक्षा करने का दावा करता है। और जहाँ जहाँ इस्लाम के विरोधियों की सरकारें हैं या फिर इस्लाम के विरोधियों के कठपुतलियों की सरकारें हैं, उन सबको उखाड़ फेंकने का दावा करता है। जब अमेरिका पर हमला किया तो इस तालिबान ने, अल-कायदा ने तालिबान के पास शरण ली। और तालिबान जो है वो पश्तून लोग हैं, और इन पश्तून लोगों के अंदर ये एक कहावत जैसे हमारे यहाँ है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, शरणार्थी के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे, समझे, सर कटा लेंगे लेकिन उसकी रक्षा करेंगे। ऐसे ही तालिबानियों के अंदर एक अप्रोच है जिसका नाम है ननवताई। इस ननवताई का मतलब ये होता है कि भैया अगर आपके यहाँ कोई शरणार्थी आ गया है तो हम हर हालत में उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप सोचकर देखिए, वास्तव में तालिबान का पहले भी मतलब केवल और केवल अफ़गानिस्तान के इंटरनल मैटर से था, लेकिन क्योंकि ओसामा बिन लादेन उनके यहाँ शरण मांगने गया तो इन सब की वो पठान वाली जो एक ईगो थी वो जाग उठी और उस ईगो ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध करने का ऐलान कर दिया। नतीजा सीधा सीधा था कि 20 साल तक ये अमेरिका से लड़ते रहे अल-कायदा के नाम पर। अब मामला ये है, तालिबान जो है अमेरिका इसे सत्ता सौंप के जा चुका है और वहाँ से निकल चुका है। तालिबान अपनी विजय को घोषित कर चुका है और अब सरकार बनाने जा रहा है। अब तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी अगर सरकार बनाने जा रहा है तो यहाँ इंडिया की टेंशन तालिबान कम और तालिबान से ज़्यादा आज के दिन अल-कायदा ज़रूर है। आज के दिन अल-कायदा का जो हेड है वो है अल-जवाहिरी। ये अल-जवाहिरी जो है ये अल-कायदा का हेड है। अब याद करो, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने एकाएक आकर 5 अगस्त 2019 को ये डिक्लेयर कर दिया कि कश्मीर से धारा 370 हट रही है। आपको पता होना चाहिए कि जब ये डिक्लेयर किया कि कश्मीर से धारा 370 हट रही है तो उसके पीछे का कारण भी ये अल-जवाहिरी का एक बयान था। क्या बयान था? मामला समझिए। असलियत में मार्च अप्रैल
2019 के अंदर दोहा टॉक्स शुरू हुई। दोहा के अंदर तालिबान और अमेरिका और उसके साथ बाकी लोग जो हैं वो बातचीत करने शुरू करते हैं। और जैसे ही अप्रैल में बातचीत होती है, जून 2019 के अंदर बयान आता है अल जवाहिरी का। इस अल जवाहिरी का बयान आता है कि अगला जो जिहाद का टारगेट है वो कश्मीर होगा। ये बयान समझिए, तालिबान ने अमेरिका से बातचीत करनी शुरू करी। अमेरिका खुशी खुशी कह रहा है कि पावर तुम्हें ट्रांसफ़र कर देंगे और हम जा रहे हैं। अल कायदा ने उसी का रेफरेंस लेते हुए कहा कि अगला टारगेट जिहाद का, अगला टारगेट कश्मीर है। और यही एक रीज़न था कि इसी कश्मीर के टारगेट के चलते इंडियन गवर्नमेंट के पसीने छूट गए। क्यों पसीने छूट गए? यहाँ पर एक प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो काम आने लगेगा। प्रीवियस एक्सपीरियंस इंडिया का बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक था। प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था दोस्तों? इंडिया का प्रीवियस एक्सपीरियंस ये था कि 1989 के अंदर रशियन फोर्सेस जो हैं वो अफ़गानिस्तान छोड़ के जाती हैं। और जैसे ही रशियन फोर्सेस अफ़गानिस्तान छोड़कर जाना शुरू करती हैं, पाकिस्तान ने जिसके मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की एक तरीके से चाबी दे दी कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर अफ़गानिस्तान से जो टेररिस्ट थे, जिन्होंने सोवियत यूनियन को भगाया, उन्हें एक सेफ पासेज दिया। और ये सेफ पासेज पाकिस्तान ने पहली बार नहीं दिया। ये सेफ पासेज 1947-48 में भी दिया, जब पहली बार कश्मीर के ऊपर कबाइलियों ने हमला किया था। और जिन्ना जैसा जाहिल अनपढ़ गवार जानवर जो है, जो धर्म के नाम पे देश बना चुका था, इस जगह को भी अलग करने लगा। और मज़े की बात, उन्हीं कबाइलियों ने धर्म के नाम को साइड में रख के कश्मीरी औरतों का रेप करना शुरू किया और लूटमार करना शुरू करी। तो धर्म कहाँ गया मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद 1965 के अंदर भी इन्हीं कबाइलियों को इन्फिल्ट्रेट करवा कर इंडिया पर हमला करने की कोशिश करी। और इंडिया ने हालांकि लाहौर का फ्रंट खोलकर पाकिस्तान की जो धज्जियां उड़ाई थी, उसके बाद पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई। कारगिल वॉर के अंदर भी 1999 कारगिल वॉर में भी इन्हीं कबाइलियों को इंडिया के अंदर पेनिट्रेट करवाने की कोशिश करी। ये तो था जिसमें हमने दुनिया के अंदर वॉर देखा। लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बुरा दौर तब था जब 1989 के अंदर सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान छोड़ा। इंडिया के अंदर एक तरीके का पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था और साथ में इंडिया के अंदर एक तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। और तीसरा, इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त जो यूएसएसआर था, उसकी हालत ख़राब हो रही थी और इंडिया जो है वो आइसोलेशन की एक ज़िंदगी जी रहा था। फ्रेंडलेस वाली सिचुएशन थी, यानी आइसोलेशन की ज़िंदगी वो जी रहा था। इंडिया का कोई दोस्त नहीं था। अमेरिका जीत के आ चुका था। 1989 में उसी टाइम पर कश्मीर के अंदर एकदम से इंसर्जेंसी शुरू होती है और कश्मीरी पंडित्स को निकालना शुरू किया जाता है। और जैसे ही कश्मीरी पंडित्स को निकालना शुरू किया जाता है, भगाया जाता है, लिटरली लाउड स्पीकर्स पे आवाज़ लगा लगा के ये कहा जाता है कि आप अपनी औरतों और लड़कियों को छोड़ जाओ और बाकी सारे भाग जाओ। 4 लाख कश्मीरियों को रातों रात भगाया गया और ये सीधा अटैक ऑन इंडियन सेक्युलरिज्म था। डायरेक्ट अटैक ऑन इंडियन सेक्युलर फैब्रिक था। इंडियन सेक्युलर फैब्रिक था और उसके बाद सेक्युलर फैब्रिक था
और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, जिनमें से एक सैयद अली शाह गिलानी जैसा 92 साल का कीड़ों का सरदार जो था वो पैदा हुआ, टेररिस्टों का सरदार। और इंडिया के अगेंस्ट जो इंसर्जेंसी डेवलप हुई उसका सबसे बड़ा मसीहा कहो या कुछ भी, सैयद अली शाह गिलानी जो अभी कुछ दिन पहले मरा है, वो सारे के सारे उठ खड़े हुए और हिंदुस्तान से कश्मीर को अलग करने की कस्में खाने लगे। भाई इंडिया मजबूती के साथ खड़ा रहा। भाई सीधी सी बात है, इफ़ यू वांट टू विन द गेम देन ट्राई टू रिमेन इन द गेम। अगर आप बाजी जीतना चाहते हो, खेल जीतना चाहते हो, तो कोशिश करो आप खेल में रहो। इंडिया की ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी कि भैया, अब यहाँ समस्या समझिए इंडिया की क्या थी। यहाँ पाकिस्तान भाई बाय बर्थ हमारा दुश्मन है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि पाकिस्तान से दोस्ती की बात करना बेईमानी है। पाकिस्तान दोस्ती सिर्फ तब करेगा जब वो किसी अफ़गानिस्तान या ईरान के फ्रंट पे फंसा हुआ होगा, वरना पाकिस्तान इंडिया से दोस्ती करने के किसी मूड में नहीं है। और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मुगली गुट्टी के साथ ये गुट्टी ज़रूर पिलाई जाती है कि तुझे बड़ा होके जिहादी बनना है और इंडिया से लड़ना है। और अगर गलती से एक आधा कोई बच जाता है जो इंडिया प्रेम दिखाने की कोशिश करता है, तो समझ लीजिए कोने के अंदर कोई जहर की थैली है, जिस दिन वो फटेगी हमारे ऊपर ही आएगी। तो मैं पाकिस्तान के बारे में अपना एक ओपिनियन मानकर चलता हूं कि इन इन जो मतलब है ना मेंटली जिसे कहते हैं कि एक जो इन्फेक्टेड लोग हैं, इनसे बात करने का फ़ायदा नहीं। तो वो पाकिस्तान उस टाइम पर दुनिया का बड़ा प्यारा था, बड़ा राज दुलारा था। इंडिया की हालत ख़राब थी क्योंकि इंडिया सोवियत यूनियन का दुश्मन था। ये सोचकर देखिए मैं जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इसका अल जवाहिरी से लिंक डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों इंडिया को टेंशन लेनी चाहिए। हालांकि 1989 वाला इंडिया अभी नहीं है, लेकिन टेंशन तो टेंशन है। इंडिया जो था पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट करवाया, उसके बाद कश्मीर में इंसर्जेंसी करवाई, इंडिया को मजबूरी के अंदर वहां आर्मी भेजनी पड़ी। और इंडिया ने जैसे ही आर्मी भेजी, भाई आर्मी का आतंकवादियों से क्लैश हुआ, तो इसके जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ से लेकर बेनजीर भुट्टो तक सारे आरामी हैं, ठीक है। उन सब ने क्या किया, भाई मेरे देश का जो दुश्मन होगा, जो बुरा चाहेगा, मैं उसको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं कर सकता और मैं उससे किसी भी सूरत में अच्छी ओपिनियन उसके बारे में रख नहीं सकता। लोग मेरे को कहेंगे इंसानियत का दुश्मन, तो हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं किसी भी आम पाकिस्तानी से भी उतनी नफरत करता हूँ जितना मैं पाकिस्तान से करता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी में भरोसा नहीं कर सकता। उनसे इंसानियत की उम्मीद नहीं की जा सकती, कम से कम वो जो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है और एक बार भी पाकिस्तान के अंदर भरोसा रखता है। समझे, रोग नेशन है ये, रोग नेशन। रोग नेशन का मतलब दुनिया के किसी सिस्टम को नहीं मानता, ये सिर्फ बर्बाद करना जानता है और हर किसी पे अपनी चीजें थोपना जानता है। समझे। तो पाकिस्तान क्या शोर मचाने लगा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में अब छाती पीटने लगा, रुदाली करने लगा कि इंडिया जो है, इंडिया इज किलिंग ह्यूमन राइट्स, इंडिया इज किलिंग ह्यूमन राइट्स। अब आप सोचकर देखिए, इंडिया ह्यूमन राइट्स का, इंडिया के ऊपर ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन के आरोप जब लगने लगे, तो चाइना जैसा देश अब लगातार, और साथ में ये OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, मजे की बात यह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा नहीं है, बाकी सारे झंडे हैं। इस्लाम के नाम पर बने ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक झंडा नहीं है और वो इस्लाम का झंडा नहीं है। यानी ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लाम के नाम पर दुनिया के बाकी देशों को, जहां मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं, उनको ब्लैकमेल करने के लिए बना हुआ है। सोचकर देखिए, ब्लैकमेल करने के लिए बना हुआ है। और यही OIC अब दोबारा नहीं बोला जब इंडिया वहां से $27 बिलियन का पेट्रोल इंपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया से, और जीजा जी कहने लग गए थे ना इंडिया को, yes I am using this word, I always remains frustrated whoever is taking wrong steps against India। सीधी सी बात है, अब इंडिया बाप बन गया इनका, इनसे ऑयल इंपोर्ट करता है, इन्वेस्टमेंट आती है उनसे,
इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग, पाकिस्तान के अंदर कुछ बचा नहीं, अब वो इंडिया के अगेंस्ट बोल नहीं सकते, वरना ये लोग ब्लैकमेल करेंगे, ये 56 देश छाती पीटना शुरू। और मजे की बात ये कि इन सारे अरब देशों की पॉपुलेशन मिलाकर कई जगह पर पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है, लेकिन इंडिया क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी माइनॉरिटी में है, इसलिए उनको इनका ठेकेदार बनने का एक शौक है और इंडिया के अंदर रेडिकलिज्म को फैलाने का शौक है, ताकि इंडिया में जितना ज्यादा रेडिकलिज्म होगा, इंडिया में जितना धार्मिक कट्टरवाद होगा, उन्हें राजनीति करने का उतना मजा आएगा और इंडियन ओशियन में इनकी पकड़ उतनी ज्यादा मजबूत होगी। अब आप यहां सोचकर देखिए, पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना और एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को एक साथ लेकर खड़ा हो और इंडिया के अगेंस्ट मोर्चा खोलना शुरू कर दे, इंडिया के अगेंस्ट मोर्चा खोलना शुरू कर दे। इंडिया के हालात उस समय पर समझिएगा कि इसके अंदर पाकिस्तान ने पहले मजबूर किया इंडिया को मजबूर किया कि ह्यूमन आर्मी उतारे, आर्मी ने एक आधा ह्यूमन राइट वायलेशन कर दिया हो, भाई आर्मी का अपना काम करने का तरीका होता है, तुम बंदूक उठाओगे तो हम बड़ी वाली उठाएंगे, साफ बात है, आर्मी का ये रूल होता है, आप बंदूक उठाएंगे हम बड़ी वाली उठाएंगे, ठीक है, तुम थोड़ी बहुत कर लोगे, तुम पत्थर मारोगे हम भी गोली मारेंगे, तेरे पास पत्थर है मेरे पास गोली है, साफ सी बात है। इंडिया में रहना और इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, बल्कि हम तो पीओके और लेने वाले हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोचकर देखिए, इंडिया को फंसा कर खड़ा कर दिया और वो जो डिकेड था 1989 से लेकर लगभग 2001 तक, ये जो डिकेड था, ये असलियत में दुनिया इंडिया को कहती है दीज आर नो वन बट फ्रीडम फाइटर्स। चाहे ये अमेरिका हुआ, चाहे वो ब्रिटेन हुआ, ये सारे के सारे देश कश्मीर के अंदर होने वाली इंसर्जेंसी को कहते थे दिस इज नथिंग बट फ्रीडम फाइट, ये आज़ादी की लड़ाई है और हिंदुस्तान को उनके साथ तरीके से पेश आना चाहिए। ठीक है, 10-12 साल इंडिया इस मुसीबत से जूझ रहा था, 12 साल, वो भी तब जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी नहीं, रथ यात्रा से लेकर मंडल कमंडल चल रहा था, हर कोई अपनी राजनीति करने में लगा हुआ था, देश की किसी को सोचने की टाइम नहीं था। गृह मंत्री क्या नाम, मुफ्ती मोहम्मद सईद बना हुआ था, जो पाकिस्तान, वो कश्मीर का नेता और पाकिस्तान परस्त। सोचकर देखिए, भारत का गृह मंत्री पाकिस्तान परस्त, और इतनी बड़ी घटना हो जाता है, इतना बड़ा इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं को बाहर फेंक दिया जाता है, कोई कुछ डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि गृह मंत्री ऐसा बैठा हुआ था। उसी की बेटी है ना महबूबा मुफ्ती, इंडिया ने भी, बीजेपी ने बढ़िया उसके साथ निपटाया था उसको भी। अब सोचकर देखिए, इंडिया वही सिचुएशन में दोबारा फंसता हुआ नजर आता है। अब की बार क्या था कि भैया, अब की बार अफगानिस्तान से कौन जा रहा है, अमेरिका। अब की बार अगर अमेरिका जा रहा है तो अगली सिचुएशन क्या है, अगली सिचुएशन ये कि इंडिया को डर है इसी दोबारा टेररिज्म का। हालांकि इस समय पर तालिबान खुलकर ये कह रहा है कि हम इंडिया के सपोर्ट में हैं, मतलब हम इंडिया से कश्मीर के अंदर कुछ करने की इच्छा में नहीं है, इंडिया का कश्मीर इंडिया का मामला, ये देखे, हमसे उम्मीद ना रखें। लेकिन इसी तालिबान के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला इनका एक बरादर ग्रुप, इनका एक दोस्त ग्रुप अल कायदा, पहले क्या था, पहले हक्कानी नेटवर्क से लेकर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा तक इनको सपोर्ट करते थे, और अल कायदा भी अपने बहुत सारे आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर लगातार भेजता रहता था। लेकिन 2001 के बाद जब सिचुएशन बदली और अब पूरी दुनिया जो है वो वार ऑन टेररिज्म के अंदर उलझ गई, या यूं कहें कि हाँ, अब इन्होंने मानना शुरू किया कि आतंकवाद होता है और ये दुनिया को परेशान कर रहा है। 12 साल बाद इंडिया को तब जाके थोड़ी सी चैन की सांस आई, चैन की सांस आई, और ये 12 साल बाद इंडिया की पोजीशन मजबूत हुई, होनी शुरू हुई। अब इंडिया इसीलिए तो चिंता में है, और यही अल कायदा
और यही अल जवाहिरी जुलाई के अंदर बयान देता है, जुलाई 2019 में, अगला जिहाद का टारगेट कश्मीर। इसी का तो रीज़न था, अल जवाहिरी ने जब स्टेटमेंट दिया तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट, भाई इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस टाइम पर अपने गजब लेवल पर है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। किस्मत बहुत अच्छी, और मैं मानता हूं वो परफेक्ट टाइम था जब इंडिया ने अपनी पोजीशन को यहां पर मजबूत कर लिया। अब हुआ क्या, इंडिया ने वही 5 अगस्त 2019 के अंदर कश्मीर के अंदर अपना दावा ठोका और कश्मीर के अंदर जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंका कि दफा हो जाओ अब यहां से। जितने ये पाकिस्तान परस्त नेता थे जो खाते हिंदुस्तान का था, खून हिंदुस्तान का पीते थे, वीआईपी ट्रीटमेंट हिंदुस्तान से लेते थे और गुन पाकिस्तान के गाते थे। महबूबा मुफ्ती जैसे आज भी ये नागिन जो है ये क्या करती है, हाँ ये नागिन है भाई। कश्मीर के किसी भी, यही कह रहे थे ना कि मतलब हिंदुस्तान का जो है झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा वहाँ पे। आज जाके देख लो, लाल चौक के ऊपर तिरंगा शान से लहरा रहा है और कृष्ण जन्माष्टमी निकाल रही है और बढ़िया काम हो रहे हैं, समझे। अब दोबारा क्या कहती है, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हाँ होनी चाहिए, कि पीओके कब दे रहा है वो बता। कश्मीर के मामले में पीओके के अंदर हिंदुस्तान की बात करेगा, हिंदुस्तान बात करेगा कि आप पीओके कब दे रहे हो, लड़के लेना पड़ेगा हमें। महबूबा मुफ्ती ये बात करे ना कि कश्मीर के अंदर हमें पीओके कब मिलेगा, वो बात करो, वरना तो नागिन है और क्या, जहर उगलती है। और उनका जो बाप मरा था नाजायज था, जायज था पता नहीं, वो जो सैयद अली शाह गिलानी जो भी था, उसका दुखड़ा तो रोएंगे ये लोग। अब यहां समझिए इंडिया ने क्या किया था। मामला ये था, पहले सिस्टम ये होता था, इंडियन गवर्नमेंट, उसके बाद कश्मीर की गवर्नमेंट और उसके बाद कॉमन मासेस, या फिर यूं कहें पुलिस। सबसे पहले होती थी पुलिस, और इंडिया के पास इस पुलिस के ऊपर कंट्रोल करने का और पुलिस से डेवलप की गई इंफॉर्मेशंस का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, कोई कंट्रोल नहीं होता था। कब तक, जब तक कि यहां ये कश्मीर के अंदर इन पाकिस्तान परस्त नेताओं की सरकार होती थी। अब और दूसरी बात, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट था और इसके पास 370 का प्रोटेक्शन था, 370 का प्रोटेक्शन था, तो इंडिया ने क्या किया, सबसे पहले इस 370 को हटाया और स्टेटहुड खत्म करके यूनियन टेरिटरी लगा दिया। बहुत से लोगों को यह समझ में नहीं आता यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया। यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया कि अब स्टेट पुलिस डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दिल्ली पुलिस जो है उसके ऊपर केजरीवाल का कंट्रोल नहीं है। केजरीवाल दिल्ली पुलिस के हवलदार तक का ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसका पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर गृह मंत्रालय के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर गृह मंत्रालय के पास है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के पास पुलिस का कंट्रोल आ गया और पुलिस के डिसीजंस अब सारे गृह मंत्री के पास हैं। 370 हट गया, अब ये कंट्रोल जो है वो सीधा पुलिस सिक्योरिटी या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, वो डायरेक्ट अब है किसके कंट्रोल में, इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में। सोच कर देखिए, मैंने पिछले बार से इस बार का कंपेयर करवाया। अब यहां पर अल जवाहिरी देखो, बहुत सारे जो बच्चे थे या मैसेज देखे मैंने, वो ये कह रहे हैं आप मैसेज को कॉम्प्लेक्स कर देते हो। देखो यार, सीधी सी बात ये है, हम कोई एसएससी नहीं पढ़ाते, हम कोई बैंकिंग नहीं पढ़ाते, या कोई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं नहीं पढ़ाते। हम यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और यूपीएससी के दिमाग में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है। और अगर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है और चीज़ों के एक सिनारियो को समझाना होता है, ताकि मल्टी डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए, मल्टी सिचुएशंस को समझते हुए, बहुत सारी सिचुएशंस को समझते हुए, सर्कमस्टेंसेस को समझते हुए एक बहुत ही बैलेंस्ड डिसीजन लेना होता है। एक ब्यूरोक्रेट को बहुत बैलेंस्ड डिसीजन लेना होता है। और ऐसी सिचुएशन में
अगर कोई ब्यूरोक्रेट बहुत बैलेंस्ड डिसीजन लेगा तो वो तभी बैलेंस्ड डिसीजन लेगा जब सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस को बहुत बारीकी से समझेगा। यही चीज़ें हैं कि हमें हर चीज़ को बहुत घुमा फिरा के बताना होता है, हर चीज़ को कड़ी से कड़ी जोड़ना होता है। तो जिस भाई को ये नाराज़गी रहती है कि सर आपने कुछ ज़्यादा ही कड़ियाँ जोड़ दी और हमें समझ में नहीं आई, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कीजिए, आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ। यूट्यूब के ऊपर मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि आप देखो, देखेगा वो जिसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं तो चाहूँगा आप कम से कम अपने आप को आज के दिन गृह मंत्री अमित शाह या विदेश मंत्री एस जयशंकर या किसी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के नेता के साथ, वो ऑफिसर के साथ की जगह पर अपने आप को खड़े होकर देखिए कि आप क्या डिसीजन लेते। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपको क्लास लेने का या ये वीडियो देखने का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं। अब आप सोचकर देखिए, अल जवाहिरी ने बयान दिया कश्मीर के ऊपर कि कश्मीर के ऊपर दोबारा से जिहाद का खतरा मंडरा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने सारी सिचुएशन चेंज कर दी और पुराने वाली जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करके सारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले लिया। अब अल जवाहिरी का एक और बयान आया है। अल जवाहिरी का ये बयान आया है कि अगला टारगेट लेवेंट, ये जो पूरा इलाका है इसे कहा जाएगा लेवेंट या मेडिटेरेनियन सी का वो एंट्री गेट, ये और इस्लामिक मगरिब का मतलब ये इलाका पूरा, इस पूरे इलाके के अंदर लेवेंट में और यहाँ पर इस पूरे इलाके में अल कायदा का इस टाइम बयान। और मज़े की बात पता है क्या है, अल कायदा का बयान किसने लिखा? इस अल कायदा का बयान आया अल सबाब से, अल सहाब से। अल सहाब कहाँ? पाकिस्तान के अंदर एक मीडिया आउटलेट है जो कि अल कायदा का माउथपीस कहा जाता है। सोचकर देखिए, अल कायदा का माउथपीस पाकिस्तान में बैठकर उसकी बातों को दुनिया को बता रहा है। और अल सहाब के ऊपर से स्टेटमेंट आया कि सीरिया यानी लेवेंट और इस्लामिक मगरिब और कश्मीर के अंदर जिहाद शुरू होगा, लेकिन बहुत ही शालीनता से या यूं कहें बहुत ही चालाकी से इस अल कायदा ने चाइना के अंदर जिनजियांग के अंदर जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनका नाम लेने से मना कर दिया। और साथ में चेचेनिया के अंदर, रशिया के अंदर जो चेचेनिया का मामला है, उस चेचेनिया के अंदर रशिया जिसे कहते हैं एक तरीके से कांग्रीगेशन कैंप से लेकर हर चीज़ में फेंक रहा है मुस्लिम्स को, इन दोनों का नाम बड़ी ही शालीनता से या यूं कहें बहुत ही चालाकी से गायब कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में इस अल कायदा के ऊपर जो दुनिया का एक रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में सवाल एक बनता है। और यदि कोई सुन रहा हो तो पूछ लेना उनसे कि क्या चाइना और रशिया वाले तुम्हारे जीजा लगते हैं या तुम्हारा उससे किसी प्रकार का अवैध संबंध है कि अगर पूरी दुनिया के अंदर आप जिहाद करने की बात कर रहे हैं जहां जहां गैर इस्लामिक सरकारें हैं या जहां जहां पर मुस्लिम परेशान हैं, तो ये लोग या तो वो मुस्लिम नहीं मानते या फिर आप चीन और रशिया से इतना डरते हो या फिर आपके अवैध संबंध चीन और रशिया के साथ हैं। और यहाँ पर रिलेशन तालिबान का भी अल कायदा से डिक्लेयर हो जाता है, जिसमें तालिबान के ऊपर दबाव इंडिया कितनी बार बनाने की कोशिश कर रहा है कि आप ये कहिए कि आप अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल दुनिया के अंदर टेररिज्म एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं होने देंगे और अगर ऐसा होगा तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन तालिबान इसके अंदर बगले झांक जाता है या फिर कहीं ना कहीं इधर उधर से मुड़ जाता है। और क्योंकि तालिबान को पता है कि अल कायदा जो है उसका आतंकवाद का सबसे बड़ा साथी है और अल कायदा को नाराज़ करने का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर से अपनी पकड़ मजबूत ढीली कर लेना या एक सरदर्दी मोल ले लेना अल कायदा के वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया के ऊपर हमेशा से एक प्रेशर बना रहेगा, इंडिया के ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा या इंडिया के ऊपर एक प्रेशर बन रहा है
कि भाई वो तालिबान से डील तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अलकायदा के बयान आ रहे हैं, इंडिया जो है वो कंफ्यूज हो रहा है कि क्या तालिबान और अलकायदा का अंदर खाते कोई लेना देना है, और चाइना जो है उसका और रशिया का अलकायदा से कोई डील फिक्स हो चुका है। क्योंकि दोस्तों इसे समझो, आप जितना मर्जी कश्मीर के अंदर प्रिपेयर हो चुके हैं, आप कश्मीर में जितने मर्जी ताकतवर हैं, लेकिन अगर आतंकवादी समूह जो है वो कोशिश कर रहा है और तालिबान की मिली सक्सेस को इंडिया के अंदर कश्मीरी यूथ को भड़काने में कैश करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इंडिया की सरदर्दी बढ़ाएगा। और अगर वो इंडिया की सरदर्दी बढ़ेगा या इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट पोज करेगा, तो इंडियन गवर्नमेंट की चिंता होना जायज़ है। और इंडियन गवर्नमेंट की अगर चिंता है तो इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, उसमें हमें अपनी सरकार का समर्थन देना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था जिसको मैंने करने की कोशिश करी। मेरे ख्याल से छोटा सा कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, सिचुएशंस अगर समझनी है तो थोड़े लंबे वीडियोस भी बनेंगे। 5 मिनट के वीडियो के अंदर बात ख़त्म नहीं होती। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।